नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। इससे पीछे वाली क्लास यानी क्रांतिकारी आंदोलन का पार्ट 1 में हम बात किए थे कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय कैसे हुआ, और उसमें हम ये बात किए थे कि क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार देश और विदेश दोनों जगह पर हुआ था, जिसमें से हम एक पहलू पर बात कर लिए थे, देश में यानी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में हम जानकारी ले लिए थे। एक पहलू पर बात करना रह गया था, विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। जिस तरह से हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को अलग अलग राज्य में एक एक करके समझे थे, उसी तरह से हम विदेश में भी क्रांतिकारी आंदोलन को एक एक करके अलग अलग देश में समझेंगे। तो विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन के तहत सबसे पहले हम बात करेंगे लंदन में। लंदन देख रहे हैं ना, भारत के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के घर में क्रांतिकारी गतिविधियां की। लंदन में लंदन में वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में वर्ष 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, भारत के लिए स्वराज यानी स्वशासन यानी भारत की आजादी के लिए कार्य करना था। इसका लक्ष्य था भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, अपना राज प्राप्त करना। इसमें कहा गया इंडियन होम रूल सोसाइटी में कि ब्रिटेन में रह रहे लोगों को यानी भारत के जो लोग ब्रिटेन में रह रहे थे उन्हें एकजुट करना और भारतीय पक्ष का प्रचार करना मुख्य लक्ष्य। इसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। इनके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष बोल रहे हैं अब्दुल्ला सुहरावर्दी। ये इसके उपाध्यक्ष थे। संस्थापक है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लेकिन उसके उपाध्यक्ष थे अब्दुल्ला सुहरावर्दी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही वर्ष 1905 में ही लंदन में ही एक दूसरी संस्था का गठन करते हैं, इंडिया हाउस का गठन किए वर्ष 1905 में ही लंदन में ही। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही। इस लाइन को समझ पा रहे कि नहीं? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की, लंदन में ही की, वर्ष 1905 में ही की। इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया और ये विदेशों में रह रहे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन्हें एकजुट करता था इंडिया हाउस, और क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाता था। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा इतनी क्रांतिकारी गतिविधियां करने लगे तो ब्रिटिश सरकार इन पर दबाव डालने लगी, इनका दमन करना शुरू कर दी, इनकी संस्थाओं की तंग करना शुरू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा सरकारी दमन से तंग आकर वे लंदन को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अंततः वे लंदन को छोड़ देते हैं और फिर वे लंदन से पेरिस चले जाते हैं और अंततः वे जिनेवा फिर चले जाते हैं। जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से चले गए पेरिस, तो उसके बाद इंडिया हाउस का कार्यभार संभाले थे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने इंडिया हाउस का कार्यभार संभाला। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से चले गए तो उसके बाद इंडिया हाउस का कार्यभार किसने संभाला? वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। विनायक दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक की रचना की। उस पुस्तक का नाम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। पुस्तक का नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। उनकी एक पुस्तक है। दूसरा, उन्होंने मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद किया। यह प्रश्न पूछा हुआ है
कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी। और मेजनी की आत्मकथा की इन्होंने मराठी में अनुवाद की थी। विनायक दामोदर सावरकर ने ही 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। अभिनव भारत सोसाइटी। अब जो इससे पीछे वाले वीडियो देखे होंगे उन्हें मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर उस वीडियो में बताए थे कि अभिनव भारत सोसाइटी यानी अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने महाराष्ट्र में की थी। अब 1904 में किए थे, बताए थे, एकदम सही याद आ रहा है आपको। 1904 में विनायक दामोदर सावरकर हम भारत में किए थे, ये हम यहाँ पे लंदन की बात कर रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर क्या थी? मित्र मेला की स्थापना की थी 1899 में। उसी मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत समाज कर दिया जाता है। लेकिन जब 1904 में कर दिया गया था, लेकिन जब भारत में सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों पर दमन करना शुरू कर दी, उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तो विनायक दामोदर सावरकर लंदन में जाकर अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की वर्ष 1906 में। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अब विनायक दामोदर सावरकर ने। यह बीपीएससी 66वीं 2020 का प्रश्न है। लेकिन याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना पे, जब तक लंदन प्रश्न में न लिखा हो तब तक अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे कि कहाँ कब हुई थी तो 1904 ही मारना है। 1906 तभी मारना है जब लंदन लिखा हो, प्रश्न में लिखा हो कि लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तब मारिएगा 1906, अन्यथा 1904 ही मारिएगा। ठीक है। इससे इंडिया हाउस से जुड़े हुए एक व्यक्ति हुए मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा इन्होंने वर्ष 1909 में भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। ये कर्जन वाइली भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार थे, लंदन में गोली मारे थे। गोली मारने के पीछे इनका कारण यह था कि जो भारतीयों पर दमन हो रहा था, इसके लिए मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली को भी जिम्मेदार मानते थे, उत्तरदायी मानते थे, इसलिए उन्होंने गोली मार दी। और फिर मदन लाल ढींगरा को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम में। किस एग्जाम में था? या रेलवे एसएससी में, याद नहीं आ रहा, पीडीएफ में दिया हुआ है, जो उसमें अभ्यास प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वो देख लीजिएगा। याद नहीं आ रहा किस में पूछा हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न पूछा हुआ था कि मदन लाल ढींगरा को किसको गोली मारने के कारण फांसी दी गई? मदन लाल ढींगरा को किसको गोली मारने के कारण? तो कर्जन वाइली की गोली मारने के कारण इन्हें फांसी दी गई थी। मदन लाल ढींगरा ही एक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनके परिवार ने यह कह दिया कि ऐसा हमारे खानदान में लड़का जन्म ले लिया जो खानदान को कलंकित कर दिया, मतलब पूरे परिवार पे दाग लगा दिया। इसके परिवार वाले ने बोले, इसके पिता, इसके भाई, सभी ने बोला। इसलिए बोला क्योंकि मदन लाल ढींगरा उस परिवार में जन्म लिए जिसका पूरा परिवार, पूरा खानदान ही अंग्रेजों के रहमो कर्मों पर रहता था। वे, उसका परिवार अंग्रेजों को साथ देता था, अंग्रेजों से पैसा लेते थे और अंग्रेजों की मदद करते थे। और उसका परिवार ये सोचता था कि जितना हो भारत गुलाम बना रहे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज उन्हें बहुत लोगों को पैसा देते थे कि आप मेरे लिए कार्य कीजिए। उसी में इनका परिवार, मदन लाल ढींगरा का ही परिवार शामिल था। अंग्रेजों से पैसा लेते थे और अंग्रेजों के लिए कार्य करते थे। और इसका परिवार ये सोचता था कि जितना दिन हो भारत गुलाम रहे, बढ़िया है। लेकिन मदन लाल ढींगरा भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए कार्य करने लगे। जब ये सयान हुए, उसके बाद इन्होंने महसूस किया कि मेरा परिवार कितना सुखमय जीवन जीता है। दूसरे के परिवार को देखा इन्होंने और तुलना की कि मेरा परिवार कितना सुखमय जीवन जी रहा है। अन्न का परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए मर रहा है, अंग्रेज सर उस पर दबाव, मतलब दमन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, और हमारा परिवार, यानी मेरा परिवार मदन लाल ढींगरा का, अंग्रेजों से पैसा लेकर अंग्रेजों को ही मदद कर रहे हैं। लेकिन मदन लाल ढींगरा ने ठान ली कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना है। जैसे ही इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया, इनके पिता, इनका भाइयों ने इस पर दबाव डाला कि ऐसा मत करो, अंग्रेज, हम भारत गुलाम है तो हमें उससे फायदा हो रहा है,
अंग्रेज हमें पैसा देते हैं, हम उसके लिए कार्य करते हैं, हम उसके प्रति वफादार हैं। लेकिन मदन लाल ढींगरा किसी की सुनी नहीं, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने फिर मदन लाल ढींगरा के पिता को पत्र लिख के बड़ी बोला कि अपना छोरा को समझाओ, मेरे विरुद्ध कार्य कर रहा है। पर ये छोरा समझने वाला थोड़ा ना था, छोरा हाथ से निकल गया था। देश के लिए निकला, परिवार को इसने भलाई इसके परिवार ने नकार दिया, लेकिन देश के करोड़ों लोग ने इससे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार किया, मदन लाल ढींगरा को। इसलिए कहा जाता है कि मदन लाल ढींगरा को उसके परिवार ने भलाई अस्वीकार कर दिया, उसे नहीं माना, अपना पुत्र नहीं माना, और कहा दिया कि मेरे खानदान पे दाग लगा दिया। लेकिन भारत के लोगों ने उसे पूरी इज्जत के साथ सम्मानित किया, मतलब गर्व महसूस करते हैं मदन लाल ढींगरा पे भारत के लोग। तो इनके बारे में है कहानी कि मदन लाल ढींगरा के परिवार अंग्रेजों की ही मदद करते थे। अब हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में कि फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियां कैसे चली। फ्रांस में पेरिस फ्रांस की राजधानी है पेरिस में मैडम भीखाजी कामा मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया, पूरी तरह से वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाया। इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को फैलाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वंदे मातरम एक पत्रिका का प्रकाशन किया। वंदे मातरम नामक से एक पत्रिका प्रकाशित किया। याद रखिएगा, यहाँ पे हम वंदे मातरम पत्रिका बोल रहे हैं, आप गीत मत समझिएगा, ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, यहाँ पे हम पत्रिका बोल रहे हैं। पत्रिका भी वंदे मातरम दो हैं, एक अरविंद घोष का है। लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा कि वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने किया, तो अरविंद घोष आंसर मारिएगा। जब तक ना लिखे प्रश्न में कि पेरिस में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किसने नहीं किया, तब मारिएगा मैडम भीखाजी कामा। लेकिन एक वंदे मातरम पत्रिका है जो कि भारत में प्रकाशित हुआ था, अरविंद घोष किए थे, अब इन्होंने पेरिस में किया। और इस पत्र के माध्यम से वह क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया। इसमें क्रांतिकारी विचार लिखे उन्होंने। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट कहाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, यानी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में मैडम भीखाजी कामा को भी आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, और उसमें वे भाग ली, और अन्य देश के लोग भी उसमें शामिल हुए थे। और उस सम्मेलन में जितने देश के लोग शामिल हुए थे, सभी देश का वहां पे झंडा लगा हुआ था। लेकिन भारत उस समय गुलाम था, तो भारत की तरफ से ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था। लेकिन मैडम कामा को यह बात अच्छी नहीं लगी कि भारत की तरफ से ब्रिटेन का झंडा क्यों लगेगा। इन्होंने, मैडम कामा ने उस सम्मेलन में भारत का झंडा फहरा दिया, भारत का झंडा गाड़ दिया। लोगों ने पूछा कि किसका झंडा है, इन्हें बोला कि भारत का झंडा है। लोगों ने बोला कि तो भारत तो गुलाम है, इन्हें बोले भारत गुलाम था, अब बहुत जल्दी वह आज़ाद हो जाएगा, वहाँ पे आज़ादी की बिगुल बज चुका है, बहुत जल्दी भारत आज़ाद होने वाला है। और यहाँ इस स्टुटगार्ट में भारत का पहला झंडा मैडम कामा ने फहराया। एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के हो या रेलवे का, सब एग्जाम में पूछा जाता है, या पीसीएस हो या आईएएस का एग्जाम, कि भारत का पहला झंडा विदेशी भूमि पर किसने फहराया। मैडम कामा ने। कब? 1907 में। डेट भी पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? स्टुटगार्ट में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। देश पूछेगा तो जर्मनी, स्थान पूछेगा तो स्टुटगार्ट। तो मैडम कामा ने पहली बार भारतीय झंडा को विदेशी भूमि पर फहराया था 1907 में, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। जो आज का झंडा है वैसा झंडा नहीं था उस समय। जो देखिए, आप देखना चाहिए तो ये है मैडम कामा द्वारा फहराया गया झंडा। ये तो अब बाद में डिजाइन हुआ भारत का झंडा। अब देखिए, इसमें 3 रंग देखने को आपको दिख रहा होगा, हरा, पीला और लाल। हरा जो है वो इस्लाम धर्म को सूचित करता है, पीला हिंदू धर्म को, और लाल जो है बौद्ध धर्म को। सबसे ऊपर जो हरा पट्टी है लाल रंग का, उसमें देखिएगा कि 8 कमल के फूल हैं। इसमें नहीं देख रहा तो इस इमेज में देख सकते हैं, 8 कमल के फूल हैं जो भारत के 8 प्रांत थे उसको सूचित करता है। और बीच वाली पट्टी जो पीला है उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ, जिसका अर्थ होता है माँ की वंदना।
लाल वाली जो पट्टी सबसे नीचे उस पर सूरज और चांद बना हुआ है। सूरज हिंदू धर्म को और चांद इस्लाम धर्म को सूचित करता है, यानी हिंदू मुस्लिम एकता को व्यक्त करता है। इसी झंडा को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हो रहा था उसमें फहराया था पहली बार। यह भारत का पहला झंडा था जो विदेशी भूमि पर फहरा था। मैडम कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। मैडम कामा को क्रांतिकारियों की माता और भारत में क्रांति की जननी कहा जाता है। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है, तो मैडम कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है इन्हें। अब हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिका के पोर्टलैंड में, पोर्टलैंड अमेरिका का नगर है ना, पोर्टलैंड। अमेरिका के पोर्टलैंड में 1913 में सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन की स्थापना की। हिंद एसोसिएशन, एसोसिएशन, हिंद एसोसिएशन की स्थापना की सोहन सिंह भाखना ने। कब? 1913 में पोर्टलैंड में। हिंद एसोसिएशन का पूरा नाम है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसको संक्षेप में हिंद एसोसिएशन बोलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न भी है कि हिंद एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो सोहन सिंह भाखना ने। कहाँ की थी? पोर्टलैंड में, एक स्थान में पूछा हुआ, ठीक है। हिंद एसोसिएशन गदर नामक पत्रिका प्रकाशित करती थी, गदर। इसी गदर पत्रिका के नाम पर हिंद एसोसिएशन का नाम पड़ गया गदर पार्टी, गदर पार्टी। अब गदर पार्टी की स्थापना पूछा गया था कब, मारिएगा? 1913। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। जो इसकी है, इसका नाम बदला। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को, यही गदर पार्टी का मुख्यालय भी था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, तो सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका। अमेरिका कोई देश नहीं है, अमेरिका का पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी अगर पूछेगा, कोई देश पूछ दे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, एक स्थान पूछ दे विशेष तक तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसका मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में था। तो गदर पार्टी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती थी? गदर। हिंद एसोसिएशन गदर करती थी प्रकाशित, उसी का नाम गदर पार्टी पड़ गया। तो ये भी गदर पूछ देगा, गदर पार्टी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करती थी, तो गदर, ठीक है। जिसके शीर्ष पर लिखा रहता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। और इस पत्रिका ने एक विज्ञापन भी निकाला था जिसमें लिखा हुआ था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है। तनख्वाह में मौत, इनाम में शहादत और पेंशन में आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है, जिसको लड़ना है आज। इसका विज्ञापन था गदर का, ठीक है। गदर पार्टी के प्रमुख जो सदस्य थे वे थे सोहन सिंह भाखना। प्रमुख इसके सदस्य थे सोहन सिंह भाखना, सोहन, यही सोहन सिंह भाखना, ठीक है। सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, काशीराम, काशीराम। सोहन सिंह भाखना इसके अध्यक्ष थे, यानी गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना, अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। लाला हरदयाल थे महासचिव, गदर पार्टी के महासचिव। और काशीराम थे कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष।
याद रखिएगा, है ना, कि गदर पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह भाखना। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी पूछेगा एग्जाम में गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो सोहन सिंह भाखना ने की। उसमें लाला हरदयाल भी शामिल थे, जो कि महासचिव थे। लेकिन ऑप्शन में यदि दोनों हो, ऐसा एग्जाम पूछा हुआ है, उत्तर प्रदेश PCS 2004 के एग्जाम में पूछा था कि गदर आंदोलन, उसमें देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, गदर पार्टी ने ही गदर आंदोलन चलाया था। ठीक है, इसको अलग से नहीं पढ़ना है, गदर आंदोलन, गदर पार्टी नहीं चलाया था, गदर आंदोलन। ठीक है, तो गदर आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो पूछेगा तो 1913 ही मारिएगा। ठीक है, 1913 में पार्टी ही नहीं, इसी पार्टी ने गदर आंदोलन, उसको अलग से नहीं पढ़ना है। पूछ दे कि गदर आंदोलन की स्थापना किसने की, तो सोहन सिंह भाखना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पार्टी का पूछ दे आंदोलन का पूछ ले। ठीक है, 2004 का प्रश्न था कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, उसमें ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना भी दिया होता और लाला हरदयाल भी दिया होता। जब ऑप्शन में दोनों हो, यानी सोहन सिंह भाखना का नाम भी और लाला हरदयाल का, तो वैसे में प्राथमिकता देना है सोहन सिंह भाखना को। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में सोहन सिंह भाखना नहीं हो, लाला हरदयाल हो, तो उसको लाला हरदयाल को मान लीजिएगा। एग्जाम में ऐसा बार बार होता है। ठीक है, लेकिन दोनों हो तो सोहन सिंह भाखना को मानना है। ठीक है, इसके अन्य सदस्य थे, इस सदस्य का तो नाम याद ही रखिएगा ही, अन्य भी सदस्य थे, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला रामचंद्र, राजा महेंद्र प्रताप, मैडम कामा भी गदर पार्टी से जुड़ी हुई थी, रास बिहारी बोस, ये सब गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, अब्दुल रहीम भी जुड़े हुए थे गदर पार्टी से। तो एग्जाम में ऐसा पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, ऑप्शन उधर से भी दे देगा, जो आप दिख रहे हैं बोर्ड पे, उधर से भी आपको ऑप्शन दे देगा। इसमें गदर पार्टी के सदस्य यानी करतार सिंह सराभा को 19 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी गदर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण। करतार सिंह सराभा के व्यक्तिगत वीरता और बलिदान से भगत सिंह बहुत अधिक प्रभावित थे। करतार सिंह सराभा का एक गजल है जिसे भगत सिंह हमेशा गुनगुनाया करते थे। अब आपको लग रहा है कि सर अब गजल सुनाएंगे, मैं नहीं सुनाने वाला गजल, है ना, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो आप लोग को ही बुलाएंगे, यहाँ पे गजल आपसे लोग से सुनवाएंगे, है ना, लिख के दे देंगे हम, आप लोग सुनाइएगा, है ना, आप लोग अच्छा गाते हैं ना, हमें गाने नहीं आता है। तो करतार सिंह सराभा से भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। गदर पार्टी ने कामागाटा मारू जहाज विवाद में भारतीयों का समर्थन किया था। अब प्रश्न है कि कामागाटा मारू जहाज विवाद क्या था, तो अब उस पर बात कर ले कि कामागाटा मारू जहाज विवाद क्या था। गदर पार्टी याद रखिए, गदर पार्टी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। इसमें किसी भी प्रकार का धार्मिक न तो नारे प्रयोग किया गया था, न धार्मिक कोई प्रतीक प्रयोग किया गया था। सामान्यतः इसका सदस्य सब सिख थे, उसके बाद भी कोई धार्मिक प्रतीक यहाँ पे यूज नहीं किया गया था। पूरी तरह से गदर पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। अब हम बात करें कामागाटा मारू जहाज विवाद। कामागाटा मारू जहाज विवाद, जहाज विवाद, ये विवाद हुआ था 1914 में। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू जहाज का नाम था, याद रखिएगा, है ना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कामागाटा मारू क्या था। किसी जनजाति का नाम था, पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम है, या औद्योगिक केंद्र है, या जहाज का नाम है, तो जहाज का नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जहाज विवाद कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद है। कनाडा की सरकार ने एक कानून पास की जिसके तहत यह प्रावधान किया कि हम कनाडा में उसी भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति देंगे जो भारत से निकलकर सीधे कनाडा आए, लेकिन हम उस भारतीयों को कनाडा में नहीं आने देंगे जो भारत से निकलकर कहीं और चले गए, उसके बाद अगर सोचेंगे कि हम कनाडा में जाएं तो नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं देंगे। क्या था उसको समझते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना, होता तो हम पूरी मैप से दिखाते आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे डायग्राम बना के कोशिश करते समझाने का। अगर आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, आप लोग साथ दें तो, है ना, आप लोग साथ, आपका लोग के साथ के दे देंगे तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, है ना, फिर डिजिटल बोर्ड पर हम लोग समझेंगे, मैप से पूरा क्लास लेंगे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का हम यहाँ पे डायसी मैप बना रहे, मतलब उस जिस तरह से मैप है उस तरह से यहाँ पे नहीं समझिए कि हम बना देंगे, वैसा हमसे बनेगा नहीं, ठीक है, समझने की खाली कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, मानना ही है, ठीक है, इधर है अलास्का, इधर ग्रीनलैंड और कनाडा, ये है
कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, नीचे समझिए। अगर हमें बात करना है कनाडा पे, तो कनाडा खाली यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कनाडा की सरकार, और अब बात करें भारत से संबंधित, तो भारत का बना लिए। भारत इतना ही काम है, ऊपर वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दरअसल ऊपर वाला बनाने नहीं आता हमको, जरूरी भी नहीं है, ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो इन्होंने, कनाडा की सरकार ने नियम क्या बनाया कि हम उसी भारतीयों को कनाडा में आने की अनुमति देंगे जो भारत से निकला और कनाडा में सीधे आया, तो हम उसको कनाडा में प्रवेश की अनुमति देंगे। लेकिन वैसे भारतीय जो भारत से निकल कहीं और चले गए, मान लीजिए कोई चीन चल गया, कुछ दिन के लिए चीन में रहा, कोई जापान में चल गया और जापान में काम किया, वहां पे मान लीजिए कि वहां सुविधा अच्छा नहीं लगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हम कनाडा जाएं, तो नहीं आने देगा। मान लीजिए कि सिंगापुर कोई चल गया, ठीक है, सिंगापुर, कोई श्रीलंका चल गया, जो भी देश में चल गया, एक देश ले लीजिए, ठीक है, समझने के लिए। मान लीजिए कि कोई अब एक भारतीय निकला, जापान चल गया, जापान में वहां पे काम करने लगा, लेकिन वहां पे उसे ठीक नहीं लगा, उसके बाद वो सोचेगा कि हम कनाडा चले जाएं, तो नहीं आने देगा। यही रूल है कि हम उसी भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने देंगे जो भारत से निकला और सीधे कनाडा आया है ना, कनाडा के लिए ही वो भारत से निकला हो, तब तो हम कनाडा में आने देंगे। लेकिन उससे मान लीजिए कोई व्यक्ति श्रीलंका में है और सोचेगा कि अब हम कनाडा में जाएं, भारत का व्यक्ति है, तो नहीं जाने दिया जाएगा कि नहीं, हम उसी को आने देंगे जो भारत से निकलकर कनाडा आया। ये जो रूल था, नियम था, भारतीयों के लिए कनाडा में प्रवेश करना एकदम नामुमकिन हो गया इस रूल से, इस नियम से, क्योंकि उस समय इतना परिवहन सक्षम नहीं था कि कोई जहाज कनाडा से, मतलब भारत से बैठाकर जहाज सीधे कनाडा लेके जाए, उतना सक्षम उस समय परिवहन था नहीं, नौ परिवहन, कि जहाज इतना सक्षम हो कि एक बार लेके वहां तक चल जाए। इसी समय नवंबर 1913 में, नवंबर 1913 में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 ऐसे भारतीयों को, 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश का आदेश दे दिया जो भारत से सीधे कनाडा में नहीं आए थे, क्योंकि जो कनाडा की सरकार नियम बनाई थी उसमें कुछ कमियां थी। उस कमियों को आधार बनाकर कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दे दी। अब इस निर्णय से प्रोत्साहित होकर सिंगापुर में रह रहे थे भारतीय ठेकेदार, जिनका नाम था गुरुदीत सिंह, गुरुदीत सिंह। ये इतना प्रोत्साहित हुए कि सोचे कि अब तो भारत में एंट्री, कनाडा में एंट्री मिलने लगा है, अब हम भी जाएंगे, और ये जाने का निर्णय ले लिए। ठेकेदार थे, जापान से इन्होंने जहाज को किराए पर लिया, उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू, कामागाटा मारू। जो जापान से जहाज किराए पर लिए थे, उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू। किराए पर लिए और दक्षिण पूर्व एशिया में जो भारत के लोग रह रहे थे उन्हें लिए, जहाज पर बैठाए। 376 व्यक्तियों को, भारतीयों को लेकर 4 अप्रैल 1914 में यात्रा शुरू कर दिया, वैनक्यूवर के लिए प्रस्थान किया। वैनक्यूवर कनाडा का ही क्षेत्र है। यहाँ पे, जहाँ पे आप देखिए, अगर मैप घर में है तो खोल लीजिए, कनाडा और यूएसए का जहाँ बाउंड्री शुरू होती है, वहाँ पे एक क्षेत्र है वैनक्यूवर, जो कि भारत, कनाडा का ही क्षेत्र है। जैसे कनाडा का अंडमान निकोबार नहीं है, द्वीपीय क्षेत्र है, मतलब अलग है भारत का अंडमान निकोबार, उसी तरह से कनाडा का भी है। यहाँ पे वैनक्यूवर नाम है उसका, वैनक्यूवर, वैनक्यूवर। यहीं पे जाने के लिए वे यात्रा शुरू कर दिए 4 अप्रैल 1914 को। 23 मई 1914 को, 23 मई 1914 को जहाज वैनक्यूवर पहुंच गया, 23 मई 1914 को। लेकिन जहाज के पहुंचने से पहले ही कनाडा सरकार ने उस नियम में, जो रूल में जो प्रावधान बनाए थे, उस रूल में जो कमियां थी, और उस कमियों का आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने 35 भारतीयों को प्रवेश करवा दिया था, उस कमियों को ही दूर कर लिया, सुधार लिया, और भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से पुनः प्रतिबंधित कर दिया गया। तो जहाज पहुंची 23 मई 1914 को, लेकिन सरकार ने इन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी कनाडा में। फिर यात्रियों के पक्ष में एक तटीय कमेटी का गठन हुआ, जिसमें 3 सदस्य थे। शोर कमेटी का गठन हुआ। शोर कमेटी यानी शोर मतलब तटीय कमेटी, शोर या बोलिए इसको तटीय कमेटी, तटीय कमेटी का गठन हुआ। शोर कमेटी
शोर कमेटी, कमेटी होता है कमेटी, शोर कमेटी, शोर कमेटी का गठन हुआ जिसमें 3 सदस्य थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, और एक हुए बलवंत सिंह। ये 3 ही उस पर कमेटी में शामिल थे। बलवंत सिंह, ये 3 सदस्यीय कमेटी बना, शोर कमेटी बना, जिसमें 3 सदस्य थे। याद रखिएगा नाम, ये पूछा जाता है एग्जाम में, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। लेकिन इस कमेटी के प्रयास के बावजूद भी जहाज को वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया गया और जहाज 23 जुलाई 1914 को वापस लौट जाती है। 23 मई को पहुंचे, 23 जुलाई को इसका रिटर्निंग हो जाता है, नहीं प्रवेश मिलता है। जहाज रास्ते में ही थी कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने आदेश दिया कि जहाज को कहीं भी बिना रुके हुए कलकत्ता बुलाया जाए। और 27 सितंबर 1914 को जहाज कलकत्ता के बजबज बंदरगाह, कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंच जाता है। जैसी बंदरगाह पे जहाज पहुंची, यात्रियों ने देखा कि पुलिस आ रही है। एक तो ऐसी इन्हें जॉब नहीं मिली, जॉब के लिए गुरदीसी भारतीयों के लिए गए थे वहां पे, कि वहां पे जाएंगे भारत के लोग और कनाडा में अच्छे जीवन बिताएंगे, सुखमय जीवन बिताएंगे, वहां पे रोजगार करेंगे और समृद्ध हो जाएंगे उनकी स्थिति, तो भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है उसमें योगदान भी देंगे, सहयोग भी करेंगे, इस उद्देश्य से ही ले गए थे। तो एक तो उन्हें रोजगार नहीं मिली, ऐसी अप्रैल से शुरू किए थे यात्रा, सितंबर आ गया, ऐसे ही वो उन्हें गुस्सा था मन में। उधर से पुलिस और गिरफ्तार करने आ रही है। यात्रियों का गुस्सा बहुत फूटा और पुलिस वाले और यात्रियों के बीच झड़प हो गई, मुठभेड़ हो गई, जिसमें 18 यात्री मारे गए, 202 को गिरफ्तार किया गया, कारावास में डाल दिया गया। अन्य भाग गए, जिसमें गुरुदेव सिंह भी भाग जाते हैं, नहीं पकड़ाते हैं, और वह 1922 तक फिर छिपे रहते हैं। फिर गांधी के कहने पे वे जाके अपने आप को सरेंडर करते हैं बाद में। तो ये थी कामागाटा मारू जहाज विवाद। याद रखने का इसमें चीज है कि कामागाटा मारू क्या था, ये पूछा जाता है एग्जाम में, कब हुआ कामागाटा मारू जहाज विवाद? 1914 में। सबसे प्रश्न बार बार ये पूछा जाता है कि शोर कमेटी जो गठित हुआ था कामागाटा मारू विवाद में, उसमें कौन नहीं शामिल थे? तो 3 व्यक्ति शामिल हैं, हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह। चौथा ऑप्शन जो रहेगा वो नहीं शामिल रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1952 में 47 भारत में आजाद हुआ 1947 में। 1952 में भारत सरकार ने कामागाटा मारू में जो एक व्यक्ति मारे गए उसके शहीदों की याद में एक मेमोरियल बनाया है, कलकत्ता के बजबज में ही बना हुआ है। अगर देखना चाहिए तो यही है, इस पर लिखा हुआ है, देखिए मेमोरियल है, कामागाटा मारू शहीदगंज। ये कामागाटा मारू की, कभी आप जाएंगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि कामागाटा मारू के लिए है। 1914 में घटना हुई थी, 2014 में इसके 100 साल पूरे हो गए। तो 100 साल पूरे होने के कारण भारत सरकार ने कामागाटा मारू की एक घटना की याद में 5 रुपये और 100 रुपये के सिक्के जारी किए। देखिए सिक्का दिख रहा है, उसमें देखिए 5 रुपया 100 रुपये का सिक्का है, जो जहाज बना हुआ सिक्का पर वही कामागाटा मारू है, ठीक है। तो ये था कामागाटा मारू। अब बात करें अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में क्या हुआ क्रांतिकारी गतिविधि के तहत? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के काबुल में, काबुल अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला सिंधी, इनके प्रयास से अफगानिस्तान के काबुल में भारत का पहला स्वतंत्र
सरकार का गठन हुआ पहली बार। अब इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था 1915 में। तो भारत का पहला अस्थायी सरकार, स्वतंत्र सरकार थी, हाँ ये था कि अस्थायी था, अस्थायी अभी सरकार नहीं थी, लेकिन भारत का पहला स्वतंत्र सरकार का गठन हुआ। भारत का पहला स्वतंत्र, अस्थायी था वो सरकार मगर सरकार बनी पहली बार। भारत का पहला स्वतंत्र अस्थायी सरकार का गठन हुआ। पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है। इसमें राजा महेंद्र प्रताप बने राष्ट्रपति, बरकतुल्ला बने थे, याद रखिएगा, राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, बरकतुल्ला बने प्रधानमंत्री पीएम। इस सरकार के पीएम थे बरकतुल्ला, राजा महेंद्र प्रताप प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने थे। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, कैसे पूछा था कि भारत का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का पहला अस्थायी सरकार का गठन 1915 में हुई, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे। उसकी मतलब गठन कहाँ हुआ था, यह प्रश्न पूछा हुआ था। तो अफगानिस्तान में, देश पूछ दे तो अफगानिस्तान, स्थान पूछ दे तो काबुल में। भारत का पहला अस्थायी सरकार का गठन हुआ था अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के काबुल में। जिसमें क्या थे, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ कि राष्ट्रपति कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर बरकतुल्ला थे। तो ये था विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन। अब प्रश्न ये है कि क्या क्रांतिकारी आंदोलन से भारत को आज़ादी मिली? तो नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन से भारत को आज़ादी नहीं मिली। क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो जाती है। क्यों असफल हुई? क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन का जो मुख्य आधार था बम और पिस्तौल था। तो बम और पिस्तौल की राजनीति आम जनता को आकर्षित नहीं कर पाई, क्योंकि बम और पिस्तौल हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हर व्यक्ति भगत सिंह नहीं है भारत का, हर व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद नहीं है, जो सर पे कफन बांध के एकदम घूर रहे कि भारत को आजाद कराने के लिए मर जाए तो मर जाए, गोली खाने के लिए तैयार है। हर कोई नहीं है। मान लीजिए कि कल कोई आंदोलन चला और कोई बोले कि कल आंदोलन चल रहा है, लोगों को उसमें जाना है, जिसमें गोली भी चलेगी, लोग मारे भी जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में कितनी माँ अपनी बेटा को कहेगा कि उस आंदोलन में चले जाओ, सर कटवा लो? कितनी पत्नियां अपने पति को भेज देगी कि जाओ उसमें सर कटवा लो? बहुत कम ही होंगे समाज में ऐसा भारत के जो भेज देंगे कि जाइए, मरना है तो मरना है, भारत के लिए लड़ना है। कितना ऐसा है? बहुत कम ही है। तो बम और पिस्तौल की राजनीति जनसाधारण को, आम जनता को पूरी तरह से आकर्षित नहीं कर पाई। दूसरी है कि यह आंदोलन, जो क्रांतिकारी आंदोलन की जो संगठन होता था वह गुप्त होता था, क्योंकि ओपन रहेगी तो सरकार उसका दमन कर देती। तो इनका संगठन गुप्त रहता था। तो गुप्त होने के कारण ये आम जनता तक भी नहीं पहुंच पाते थे। जब आम जनता साथ में नहीं आएंगे किसी आंदोलन में तो आंदोलन कैसे सफल होगा? क्योंकि जनाधार के बिना साम्राज्यवादी शक्तियों से व्यक्तिगत वीरता कब तक टकराती? व्यक्तिगत बलिदान का जो भावना थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अन्य तमाम सभी, क्या ये नहीं कि उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए कुछ नहीं हुआ, उनकी भी महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वे अपने लक्ष्य को नहीं पा पाए क्योंकि पूरी तरह से जन समर्थन नहीं मिल पाया। दूसरा यह है कि इसी समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1914 में जाके क्रांतिकारी गतिविधियां पूरी तरह से एकदम पीक पर पहुंचता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और उस युद्ध में ब्रिटेन के साथ देने लगा अमेरिका और फ्रांस, यानी ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका और फ्रांस आ गया। अब अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का दोस्त बन गया, फ्रांस उसका दोस्त बन गया। तो अमेरिका में जो गदर पार्टी, गदर आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, तो कैसे चलता? अब दोस्त है अमेरिका, तो अपने दोस्त के विरुद्ध अपने देश में कैसे गतिविधियां चलने देगा? नहीं चलने देगा। तो सारे विदेश में जो गतिविधियां चल रही थी उस सबको प्रतिबंधित कर दिया गया। और गांधी के अहिंसा के जो सिद्धांत फिनाया, गांधी अहिंसा पर जो बल दिए, तो ज़्यादातर जनता गांधी की ओर मुड़ गए, गांधी के बात मानने लगे और अंत क्रांतिकारी आंदोलन असफल हो गया। तो ये थी। अब हम बात करेंगे गांधी, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे गांधी युग, शुरुआत करेंगे गांधीवाद। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।